स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और पांचवा है संघ 52 से 151 और छठवां होगा राज्य 152 से 237। ये चर्चा हमने किया। और मैं कल फिर जब क्लास हमारा बनेगा तो हम फिर पूछेंगे, 5 तो पूछ के फिर और 5 बढ़ा देंगे, क्योंकि ये ऐसे सीधे मिलाने को आता है और गलती हो जाती है बहुत। हर परीक्षा में कोई ऐसी छोटी या बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न उठाता है। भाग आप सब लोग भाग याद कर लीजिए। इसके बाद अनुसूची की बात आती है, तो जब भाग याद हो जाएगा तो हम अनुसूची पे भी चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं इन बातों पे कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ से मतलब क्या है, कोई बताइए, संघ से क्या मतलब होता है? कोई बताइए, संघ किसको कहा गया? राज्यों का संघ, अर्थात राज्यों को मिलाकर देश। हाँ, राज्यों को मिला करके देश। देखिए, हम एक चीज अभी कंफर्म कर दें इसको कि बार बोला जाता है कि केंद्र सरकार, लेकिन जब आप संविधान में पढ़ेंगे तो कहीं सेंटर नहीं लिखा होगा, यूनियन लिखा होता है। सेंटर और यूनियन में अंतर होता है। और सेंटर और यूनियन में अंतर होता है। सेंटर का मतलब एक केंद्र होता है और यूनियन का मतलब होता है एक, जैसे कोई भी समूह से शायद, वैसे समूह भी नहीं होता। संघ का यहाँ हमारा समूह अर्थ नहीं होता, अभी हम आगे बात करते हैं। तो ये यूनियन है, राज्यों का संघ है। तो संघ से आप समझ लीजिए, और यूनियन शब्द हमेशा से, इसलिए हम बात कर, जैसे कभी बात होती है कि मंत्री, तो कहते केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। अगर आप संविधान की किताब में देंगे तो यूनियन शब्द आता है, यूनियन मिनिस्टर। आप इंग्लिश का न्यूज सुनिए तो उसमें यूनियन मिनिस्टर बोलता है। हिंदी की न्यूज में भले केंद्रीय मंत्री बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश के न्यूज में सेंट्रल मिनिस्टर नहीं बोलते, यूनियन मिनिस्टर बोलते हैं। तो आप जानिए कि ये यूनियन है, राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ। तो और उसके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में कहा क्या गया? अब अनुच्छेद भाग 1 जो है 1 से 4 अनुच्छेद है। तो 1 से 4 अनुच्छेद हमें पढ़ना है कि पहले अनुच्छेद में क्या है, दूसरे अनुच्छेद में क्या, तीसरे और चौथे में क्या। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, पहला अनुच्छेद कहता है। इसने बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और तो अब राज्य कौन से होंगे? तो राज्य को उन्होंने बताया कि 3 श्रेणी के राज्य होंगे। मतलब उसमें जो क्षेत्र होंगे, कौन कौन से? राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र। इतनी बात हमको कंफर्म करनी है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। मतलब देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में बात कर रहा है कि संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। तो राज्य क्षेत्र में क्या है? राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ के राज्य क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र। कहा कि जो अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे वो भी संघ में है, और राज्य के जो स्टेट्स हैं वो भी संघ में है। और भारत में कौन गिना जाएगा? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन गिना जाएगा? तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिया जाएगा। बाय द वे कहा गया कि जैसे जब संविधान बना तो कुछ स्टेट्स का नाम लिखा हुआ था कि इतने इतने स्टेट्स हमारे हैं, उनकी 4 श्रेणियां बना दी गई थी, क ख ग घ उस समय। लेकिन ये गुंजाइश रखी गई कि जब भी कभी कोई भी भारत सरकार किसी भी राज्य क्षेत्र को अधिगृहित करेगी, चाहे वो किसी से समझौते के तहत ले लेगी और चाहे किसी को जीत लेगी, या फिर कोई नया क्षेत्र बनता है, डेवलप होता है, वो भारत के अंतर्गत समाहित होता है, तो वो भी भारत संघ के अंतर्गत माना जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये राज्यों का संघ क्या होगा? राज्यों का संघ यानी कि जो स्टेट्स होंगे, संघ क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जो संघ शासित प्रदेश ही कहा जाना ज्यादा बेहतर होता है, और भारत सरकार द्वारा
अधिगृहित क्षेत्र। तो इसके बाद कह रहे कि भारत का क्षेत्र में व्यापक अर्थ है, भारत के क्षेत्र का व्यापक अर्थ है कि इसमें अर्जित संघ शासित राज्य तीनों हो गए। अब हम ये बता रहे हैं कि जरा हमको कोई प्रश्न बता दीजिएगा कि भारत में इस समय कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश है? बताइए, सब लोग अपनी ऑडियो ऑन करके बताइए। 9 केंद्र शासित। 9 केंद्र शासित और पूर्ण राज्य कितने हैं? बताइए, सब लोगों से पूछ रहा हूं। 28 राज्य हैं और केंद्र शासित कितने हैं? कम हो गया, 8 होना चाहिए। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से, यही मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि 8 हो चुके हैं। हाँ, चलिए मैं अब आपको वहां तक ले जा रहा हूँ जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं बना था। ठीक है जी। तो ध्यान से सुन लीजिए, कंफर्म हो जाइए। अब जो लोग अपडेट नहीं होंगे वो भी अपडेट हो जाएं। जब लद्दाख और कश्मीर नहीं बना हुआ था तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही था, एक ही राज्य थे। तो हमारे यहाँ कितने राज्य थे? 29 प्लस 7 के शासित। हाँ, 29 प्लस 7 थे। ये बहुत दिन से रटा रटाया था। जब तेलंगाना बना था 2014 में, तब से 29-7 हो गए थे। सबको फिक्स हो गया था जब से लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा गया तो एक राज्य कम हो गया, आपके बच गया 28 और 2 जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तो 7 यहाँ थे ही, 2 जुड़ गए, 9 हो गए। के बाद 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक राज्य कर दिया गया। तो अब हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश का दादरा नगर और दमन और दीव जब हम बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे कि दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। जब हम एक 8वां राज्य बोलेंगे तो जब हम दोनों को मिक्स कर दिए तो एक राज्य स्वाभाविक रूप से कम हो जाता। क्लियर हो गया कि नहीं सबका? आप जान लीजिए कि हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हमारे केंद्र शासित प्रदेश में अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कौन बच रहा है? अंडमान निकोबार और आपका दिल्ली। ये इतने बच रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं कि हम समय इस पे नहीं ज्यादा बताएंगे, सबको इसका नाम याद हो जाएगा जितना भी है। जैसे आप लोगों ने 9 बताया तो 1 घटा लीजिए, दादरा नगर हवेली दमन और दीव को 1 कर लीजिए, 8 हो जाएंगे। और फिर इसकी राजधानी बताएगा कोई? दादरा नगर हवेली दमन और दीव अगर आता है तो राजधानी क्या है? इसकी राजधानी दमन बनाई, दोनों की कॉमन राजधानी। आगे हम चर्चा करेंगे इस पे कि राज्यों का अधिग्रहण कैसे कैसे हुआ है। और लद्दाख की राजधानी क्या? कोई बताइए। नहीं आ रहा है। लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक है करगिल, दूसरा है लेह। तो लेह लद्दाख की राजधानी बनाई गई। नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि लेटेस्ट घटना है तो पूछ सकता। ये भी जल्दी की घटनाएं हैं। हम आएंगे फिर राज्यों पे कैसे कैसे आ रहा है। हम तो अर्जित क्षेत्र, जैसे हमने बताया कि भारत का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित। तो अर्जित राज्यों में आपको मिलेगा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, पुदुचेरी और सिक्किम। ये कब कब अर्जित किए गए? हम जब संविधान हमारा लागू होता है तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, पुदुचेरी, सिक्किम
यह हमारे देश का हिस्सा नहीं बने थे, हमारे संविधान का हिस्सा नहीं बने थे, इनको बाद में अर्जित क्षेत्र कर लिया गया था। तो प्रश्न ये है, हाँ, तो अब आते हैं कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 1 में क्या हो गया? भारत का अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। और पहली अनुसूची, अब राज्य कौन कौन से होंगे ये पहली अनुसूची में लिखा है कि भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और उसमें कहा, अच्छा, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, पहले से अस्तित्व जिनका है उनका प्रवेश, प्रवेश या स्थापना दोनों शब्द लिख दिया। तो कोई नया राज्य बनाया जा सकता है और जो पहले से अस्तित्व में हो उसको अपने राज्य में मिलाया जा सकता है। ये दोनों बातें इसमें कही गई है अनुच्छेद 2 में। और इसकी शक्ति किसको दी गई है? इसकी, हाँ, इसको संसद को दी गई है। तो संसद को यह शक्ति दी गई है कि ये नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सके। अनुच्छेद 2 में इतना जानिए। अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन की भी शक्ति संसद को है। संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण होगा और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में, सीमाओं में, नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे राज्य को बांट दिया जाए, तो अब कैसे? यही कहा कि राज्यों को बांटना हो, जैसे एक राज्य है वहां से बांट करके 2 या 3 स्टेट बना दिया जाए। ये भी काम कौन कर सकता है? संसद को ही अधिकार है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अभी पूछा जाएगा ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसको कहा गया, कर सकते। जैसे आपका उत्तर प्रदेश विभाजित होकर के उत्तराखंड बना, और इसी तरह से अभी भी चर्चा चल रही है कि पूर्वांचल और ये बुंदेलखंड क्या बन जाए, उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात हो रही है। 2 राज्यों को मिलाया जा सकता है। वैसे अपने यहाँ हुआ नहीं, अभी हमारे यहाँ बंटवारा ही हो रहा, राज्य बढ़ाए ही गए हैं, लेकिन 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य किया जा सकता है ये। और कोई एक राज्य का दूसरे में विलय किया जा सकता है। कुछ राज्यों की सीमाओं, एक राज्य की कुछ सीमा है, दूसरे राज्य की कुछ सीमा लेकर के तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। या फिर किसी राज्य की सीमा को दूसरे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाए, किसी की सीमा घटा दी जाए, किसी की सीमा बढ़ा दी जाए, किसी का नाम परिवर्तन कर दिया जाए। सारी शक्तियां संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मिली हुई। लेकिन ये सब काम कब होगा ये भी जानने की जरूरत है कि जब हम इस नाम में परिवर्तन, उनका बंटवारा करें, उनको विलय कराएं, मिलाएं, उनकी सीमा घटाएं, बढ़ाएं, कुछ भी करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जब संसद में प्रस्ताव पेश होगा तो इसकी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मिल जाएगी। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद ही आपको इसको संसद में पेश किया जा सकता है, और राष्ट्रपति की मंजूरी के पहले नहीं। आपको याद होगा, जो लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे, पिछली बार जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का आया था तो पहले राष्ट्रपति का आदेश निकाला जाता है, इसके बाद संसद में बात होती है। या क्योंकि अभी नया घटना था, सब जो न्यूज वगैरह देख रहे थे आप लोग देखे होंगे, तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही पेश होगा। इसके साथ साथ राज्यों से, जैसे संबंधित राज्य से भी जो है उनकी चर्चा करनी होती है, मतलब उनका मत जाना जाता है, उनको सूचना दी जाती है और उनके विधानसभा से प्रस्ताव आता है। लेकिन उसके प्रस्ताव के लिए आवश्यक नहीं है कि उनका प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, संसद मानने के लिए बाध्य नहीं। जैसे किसी राज्य की सीमा में, नाम में किसी चीज में परिवर्तन की बात आती है तो उनसे मांगा जाता है कि आपकी अनुमति, एक समय सीमा के अंदर उनसे अनुमति आती है, और इसके बाद अगर वो नहीं भी देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, उनकी बाध्यता नहीं है उनकी बात को मानने के लिए। 2 बातें हैं कि नए राज्य के गठन, नाम परिवर्तन, विलय, सीमा परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
और राज्यों से उनका मत जाना जाता है, बस ये उनकी बाध्यता नहीं। अच्छा, हाँ ये बात है कि अब आती है बात कि भारत के बारे में आता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इसीलिए भारत को कहा गया कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब हमारे यहाँ राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्य खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन हमारा संघ खत्म नहीं किया जा सकता। कोई राज्य खत्म किया जा सकता है लेकिन ये नहीं। अमेरिका में क्या है, वहां क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व की गारंटी दी गई अमेरिका में कि जितने स्टेट हैं वो बने रहेंगे, उनका अस्तित्व कोई समाप्त नहीं कर सकता। संघ तो बना ही रहेगा लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता, राज्यों का अस्तित्व। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो है शक्ति संसद को होगी। 3 में कहा गया संसद राज्यों के नामों में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, संसद को ये शक्ति है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ये ध्यान देने की बात है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 का जो कार्य है वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर हमें अनुच्छेद 2 और 3 द्वारा जो नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश या निर्माण की या सीमा परिवर्तन की बात है, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसको 368 में संविधान संशोधन, इसके तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इसको हम साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। अगर संशोधन माना जाता तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें यह विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से ही हम इनको काम कर लेंगे। अब प्रश्न है कि जब हमें संघ में मिलाने की शक्ति आती है कि किसी अनुच्छेद 1 में जब आप जाएंगे तो एक देखेंगे कि राज्यों का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र, और मैंने पढ़ा था कि भारत सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र। तो भारत सरकार को कोई भी देश के अंदर किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति है, संसद को हो गई शक्ति। तो क्या किसी को भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपने की भी शक्ति है? तो आपको उत्तर होगा नहीं, हम इसको नहीं सौंप सकते। अगर हम सौंपना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। न्यायालय ने बेरुवाड़ी केस में 1960 में ये बात आई थी। बेरुवाड़ी एक स्थान है, वहां पूर्वी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बेरुवाड़ी संघ को बांग्लादेश को सौंपना था। तो राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति ने प्रश्न पूछा न्यायालय से कि क्या जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय राज्यों को सौंपने की भी शक्ति है? जैसे 3 के अंतर्गत हम नए सीमा परिवर्तन कर सकते हैं और राज्यों को बांट सकते हैं, तो क्या हम सौंप सकते हैं किसी भी देश को? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर आपको जो है सौंपना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यानी आप सौंप तो सकते हैं हम 368 के द्वारा ही। तो बेरुवाड़ी संघ है तो 9वां संशोधन 1960 में किया गया और बांग्लादेश को उसको सौंपा गया, मतलब पाकिस्तान को। लेकिन अगर दूसरे देश की सीमा विवाद हल करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, 368 की आवश्यकता नहीं है। अब इसी समय पे चारों अनुच्छेद हो गए, 1 पे 2, 3 और 4। 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जाएगी। 3 कहता है कि 2 कहता है कि नए राज्यों प्रवेश की शक्ति संसद को है। 2 भी कहता है, 3 में भी संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन कर। 4 कहता है कि 2 और 3 के कार्य 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। अभी इससे एक प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ सीमा परिवर्तन की बात आई, तो आप लोग जरा तो एक बता दीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान भी रेड क्लिफ है। हाँ, और भारत और बांग्लादेश के लिए याद नहीं है। नहीं, देखिए बहुत कंफ्यूज मत होइए, भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ ही होगी,
क्योंकि जब सीमांकन किया गया था तो बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था। भैया कहीं शून्य दशांतर तो नहीं वहां से है? शून्य अंश, शून्य रेखा कहते हैं उसको, है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेड क्लिफ ने सीमा निर्धारण किया था हाँ। और पाकिस्तान के बीच। तो जब सीमा निर्धारण हुआ तो बांग्लादेश भी तो था उसमें। शायद वर्तमान में भैया शायद कुछ बांग्लादेश भारत के कुछ भाग को हम शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, शून्य सीमा भी कहते हैं उसको, जीरो मतलब। अच्छा, शायद कुछ उसमें नाम इस तरह से है वहां पे, जीरो लाइन, इसको हम जीरो लाइन कहते हैं भारत बांग्लादेश को। कुछ बीच कुछ जगह है वहां पे भारत बांग्लादेश के बीच, इसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। कुछ स्थान की बात मत करिए। हाँ। स्थान की बात तो जगह जगह बॉर्डर पे क्या कंडीशन होगी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जब रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी तो पूरी पाकिस्तान में भी खींची गई थी, जो पश्चिम बंगाल वाले बॉर्डर पे, असम वाले बॉर्डर पे, और उधर पश्चिम में भी खींची गई थी। तो सीमा निर्धारण करने वाला यही व्यक्ति होगा ना। चलिए फिलहाल एक शब्द भैया आता है शून्य रेखा करके, हमें लग रहा है कि दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो मिलेगा वो। शून्य रेखा तो नहीं मिलता है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ होगा उसपे। चलिए फिलहाल कहीं मिला था। चलिए ठीक है, उसको हम देखेंगे बाद में। हम यहाँ पे लाना चाह रहे थे कि जो बेरुबाड़ी के बाद आ रही थी बात, तो हम सोच रहे थे इस पे बताना, इसलिए हम बात आ गई कि संशोधन कितने हो चुके हैं हमारे यहाँ संविधान में। लेटेस्ट बताइएगा, लास्ट तक 2, 3, 4 कितने संशोधन हो चुके हैं, कोई बताएं? नहीं आ रहा, चलिए मैं बता रहा हूँ। 103 संशोधन हो चुके हैं हमारे यहाँ संविधान में, और सबसे लास्ट 103वां संशोधन है 10% गरीब वर्णों को आरक्षण, EWS। ध्यान दीजिएगा, गरीब सवर्णों को आरक्षण की बात आई है, 103वां है। 102 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है। 101 संशोधन GST होता है 2016 में, और 100वां संशोधन 2015। हम जब बेरुबाड़ी की बात कर रहे थे तो यहाँ भी आ रहे थे ये बताने की कि अगर हमें किसी दूसरे राज्य को सौंपना होगा कोई भूभाग, तो हमें संविधान में संशोधन करना होगा। और 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा 111 भारतीय भूभाग बांग्लादेश को सौंपे गए और 51 भूभाग बांग्लादेश ने भारत को सौंपे। तो ये बात हुई, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो कोई भूभाग सौंपने के लिए हमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो बांग्लादेश 100वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है। ये तो चारों इम्पोर्टेंट है संशोधन, 103, 102, 101 और 100। ये चारों जो है 2015 के बाद के संशोधन है। आप लोग नई किताबों में आया होगा, थोड़ी पुरानी किताब होगी तो नहीं होगा, तो आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। और अगर किसी को दोबारा पूछना होगा तो हम बता देंगे। कर दें, बता दीजिए। हाँ, हम बता रहे हैं कि 103 संशोधन हम सबसे लेटेस्ट से चल रहे हैं। जो EWS का 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण, 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, 101 GST जब लागू हुआ था, और 100वां है भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता, भूमि हस्तांतरण। भैया ये समसामयिकी में भी आएगा, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, इसलिए निश्चित रूप से जो भी लोग हैं इसको जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि सुपर टेट में प्रश्न आपका इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे जो बिल्कुल करंट है एकदम। अब इस बात को तो आगे राज्य है, तो राज्यों में 102 में है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग था, लेकिन अभी तक ये पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना हुआ था। हाँ, संविधान में नहीं था, मतलब आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन संविधान में उसका उल्लेख नहीं, तो वो अधिनियम संसद द्वारा एक
आदेश पारित करके आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन वो संविधान में उल्लिखित नहीं था, तो संविधान में अब संशोधन करके उसको जोड़ा गया है, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था हो गई। पहले विधिक व्यवस्था थी पिछड़ा वर्ग आयोग, अब संवैधानिक व्यवस्था हो गई। अब हमारे प्रश्न कुछ आ रहे हैं, जैसे राज्यों से हैं, अनुच्छेद 4 तो हो गया, लेकिन हम राज्यों के बारे में कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। जैसे देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था, प्रश्न जैसे आते हैं, तो देशी रियासतों के एकीकरण का कार्यभार किसे दिया गया था? बहुत हिट क्वेश्चन है, बार बार इस पर राजनीति भी होती है, आप लोग जानते होंगे, सरदार पटेल जी को। तो उस समय 552 रियासतें थी, जिसमें 549 रियासतें शामिल हो गई थी भारत संघ में, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो शामिल नहीं होना चाह रही थी। बताइए, नाम बताएं तीनों रियासतों का। प्रश्न सीधे आता इन्हीं तीनों रियासतों से, बाकी का नहीं आता। तीनों रियासतों में कोई नाम तो याद ही होगा आप लोगों को। भैया इसमें जम्मू कश्मीर एक है, एक हैदराबाद है, और एक रियासत और कोई थी, एक है जूनागढ़। हाँ जूनागढ़। हैदराबाद से ओवैसी हैं जो दिन भर दहाड़ते रहते हैं, तो याद कर लीजिए इसको। हैदराबाद, हाँ, अब मैं इस पर चर्चा करूंगा, आपको भूलेगा नहीं। 3 रियासतें थी। जम्मू कश्मीर बहुत विवादित है, इसलिए सबसे याद, ठीक है, इस पे खूब राजनीति होती है कि अगर पटेल को दिया गया तो जम्मू कश्मीर का मसला हल हो गया था, और नेहरू जी ने किया भी था ये काम। अब इफ बट बहुत है, राजनीति में नहीं करूंगा, लेकिन सारे रियासतों के बारे में पटेल को दिया गया था। जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने अंडर में रखा हुआ, नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री थे वो। तो हम राजनीतिक बात नहीं करते, बात करें कि आप पूछा जाता है कि ये रियासतों का भारत में विलय किस आधार पे हुआ, ऐसे प्रश्न आता सीधे सीधे। तो जैसे आता है कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। हैदराबाद का विलय हुआ पुलिस कार्यवाही द्वारा, और चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। तो वहां पे पुलिस कार्यवाही द्वारा वहां के शासक तैयार नहीं हो रहे थे, उनका जो है मन था कि हम अलग राज्य बनाएं। पाकिस्तान का समर्थन इनको मिला हुआ था, और वो सोचना चाह रहे थे कि क्योंकि हैदराबाद पुरानी रियासत थी, जब मुगल के समय से भी हैदराबाद बड़ा हिट था, उन्होंने अलग राज्य स्थापित किया था। तो इनका मतलब था हैदराबाद की रियासत का कि हम अलग राज्य बना करके खुद रहेंगे। तो उसको पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया, उससे भारतीय सेना वहां गई, और जनता वहां का शासन चाह रही थी कि मिलने के लिए, जनता का विद्रोह हो रहा था कि हम भारत संघ में मिलना चाहते हैं, और वहां के हैदराबाद के जो निजाम थे वो चाह रहे थे कि हम अलग बने रहें। तो जनता का विद्रोह हुआ, जनता पे उन्होंने शासन मतलब अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ की सेना जाकर के ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही द्वारा हैदराबाद का विलय हुआ। जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ का शासक मुस्लिम था और जनता बहुसंख्यक वहां की हिंदू थी, और तब जूनागढ़ में, और ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, क्योंकि जनता हिंदू थी तो जनता नहीं चाह रही थी पाकिस्तान में जाना, ये शासक मुस्लिम थे, पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे। तो वहां पर दबाव बना करके जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह का परिणाम भारत के पक्ष में आया, इसलिए जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। और आपको पता है जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के द्वारा होता है। हरि सिंह वहां के राजा थे, तो हरि सिंह का यह विचार था कि हम इसको कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। जैसे यूरोप में छोटे छोटे देश है, तो एक घाटी हमारी है कश्मीर घाटी, तो इसको हम स्विट्जरलैंड की तरह एक छोटा सा देश बनाएंगे, पर्यटक स्थल बनेगा। इस तरह से उन्होंने न तो पाकिस्तान में गए जाना चाहते थे, न तो इंडिया में आना चाह रहे थे, और इस तरह से उन्होंने लेकिन पाकिस्तान ने जब हमला कर दिया, मैं शार्ट में बता रहा हूँ, बहुत आप लोगों को पढ़े, पाकिस्तान ने जब अचानक कबीलाइयों के वेश में पाकिस्तानी सेना आकर के हमला करती है, तो वो मांग करते हैं पंडित नेहरू से कि हमारी रक्षा कीजिए। तो हमारी रक्षा कीजिए, तो यहाँ शर्त रखी कि भाई आप विलय पत्र पे हस्ताक्षर कीजिए, आप भारत में संघ में शामिल होने की इजाजत दीजिए, हम आपका मदद करते हैं। वहीं पे थोड़ी सी देर होती है और पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा होता है। इसकी वजह से जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर होते होते और कुछ शर्तें मनवा लेते हैं, कश्मीर के लिए विशेष छूट कुछ चाहिए, तो वही सारी बातें हैं इस पे। तो हमारा प्रश्न जो आपके परिप्रेक्ष्य में, आपकी तैयारी की दृष्टि से यही 3 है: हैदराबाद पुलिस कार्यवाही, जूनागढ़ जनमत संग्रह, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा भारत में विलय हुआ।
इसके बाद हम आते हैं, टॉपिक हमारा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो ये जो एकीकरण हमारा भारत का हुआ था बहुत अस्थायी था। जैसे हम देशी रियासतें थी, जड़ तो गई, लेकिन बहुत सारी अव्यवस्थाएं बनी हुई थी और भौगोलिक रूप से, प्रशासनिक रूप से बहुत तरह की मांग होने लगी थी कि हम भाषा के आधार पर, ज्यादातर मांग दक्षिण से उठी, जो तमिल तेलुगु भाषी थे, उन लोगों ने मांग किया कि हमारा अलग राज्य बनना चाहिए। तो अलग राज्य बनना चाहिए भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर 27 नवंबर 1947 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। 27 नवंबर, ध्यान दीजिए, 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग का एक गठन किया, जो उसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। राजेंद्र प्रसाद क्या थे बताइएगा कोई? मैं फिर से बोल रहा हूं, 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था और उसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के राष्ट्रपति। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया और उस आयोग के अध्यक्ष थे एस.के. धर, अध्यक्ष जो थे। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे उस समय? संविधान सभा के अध्यक्ष। हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष, क्योंकि 1947 बोल रहा हूँ जी। हाँ, 1947, इसलिए मैंने 2 बार पढ़ा कि आप कंसंट्रेट होइए। कहानी देखते हैं, अगर पूरी कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने गठन किया था। जब उस समय हमारा गणतंत्र घोषित नहीं हुआ था, लेकिन इसकी आवाज कैसे आ रही है ध्यान दीजिए, जिसके यहाँ से भी आ रही है। तो ये रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत की गई। ये सब बातें अभी हो रही हैं। जो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ भैया, इसमें जी सर आ रही है। इसमें किसी व्यक्ति के पास 2 मोबाइल साथ में चल रही है, इसलिए जो भी लोग मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, 2 मोबाइल साथ लेकर आवाज आएगी इस तरह से। इसलिए मोबाइल को दूर कर लीजिए तो आवाज नहीं आएगी। इसमें एक नाम आ रहा है, इसमें यहाँ से आवाज आ रही है आपकी, जयकरण लाल करके हैं, उसके 2 मोबाइल साथ में उनके चल रही है, इसलिए वहां से आवाज आ रही है। आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए ताकि आवाज ना पहुंचे यहाँ तक। चलिए ठीक, आप हो गया उनका। ठीक, आप लोग जब मैं प्रश्न करूं जरूर ऑन कर लिया करें। रिपोर्ट 10 दिसंबर को प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट में यह कहा गया, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासनिक भागों को प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर और विकास की दृष्टि से हम राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, जो एस.के. धर आयोग ने कहा। फिर एक जेवीपी समिति है, कांग्रेस द्वारा गठित की गई। तो 1948 में जेवीपी, याद रखिए, जेवीपी माने जे माने जवाहरलाल नेहरू, वी माने वल्लभ भाई पटेल और पी माने पट्टाभी सीतारमैया। इनके द्वारा भी गठित किया गया कमेटी। इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर हम कोई भी राज्य नहीं बनाएंगे, भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित नहीं होगा। और इन सब रिपोर्ट का जब आता है, रिपोर्ट जब इन लोगों की आती है, इन्होंने भाषा के आधार स्वीकार कर दिया, तो जो मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, वो बड़े मतलब उग्र हो गए। लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जगह जगह प्रदर्शन होना, असंतोष हो गया। तो उसी के क्रम में एक कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामुल्लू, ये इनको एक तेलुगु भाषी आंध्र, मतलब मद्रास राज्य था उस समय, तो मद्रास राज्य नाम था, तमिलनाडु नाम नहीं था, मद्रास राज्य नाम था। तो उस राज्य को पूरा आंध्र वगैरह सब एक में था। तो उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बनाया जाए। बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, आमरण अनशन कर लिया और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 1952 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आंदोलन थोड़ा और तेज हो जाता है।
अंत में मजबूर होकर के तेलुगु भाषियों के लिए 1953 में आंध्र प्रदेश जो है प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई तेलुगु भाषियों के अलग। तो प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी रोमुल्लू का भी नाम आता है और कभी कभी हेलो जी। तो तेलुगु मतलब प्रथम भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था, तो यही बताता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है भाषा के आधार पर। अब इतने संघर्ष होने के बाद ये कहा जाता है कि 1953 में ही फजल अली के नाम से राज्य पुनर्गठन की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, किस आधार पर राज्यों का गठन। तो उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस विस्तृत रिपोर्ट को जो है 1955 में प्रस्तुत किया और उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। तो एक अधिनियम पारित किया जाता है 1956 में, राज्यों का पुनर्गठन होता है और उस समय 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 7वें संशोधन द्वारा, जो 4 श्रेणी में। फिर आपको दोहराना चाह रहा हूं, जब भारत 1950 में संविधान लागू हुआ तो भारत के राज्यों को आज हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 ही श्रेणी पाते हैं, उस समय 4 श्रेणी थे। क ख ग घ कुल 29 राज्य थे, जिसमें क में 9 राज्य, ख में 9 राज्य, ग में 10 राज्य और घ में 1 राज्य, एकमात्र राज्य था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनकी समाप्त 56 में इनको श्रेणियां समाप्त कर दी गई चारों और केवल 2 तरह का रखा गया, 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से हमारे 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं। अब हम कुछ बातों को और चर्चा करेंगे, मेरे पास समय है 4-5 मिनट। विपिन जी। नहीं भैया, समय आपके पास है आज 7 बजे तक। विपिन जी जरा मेरा बात का जवाब दीजिए। आपके पास आज 7 बजे तक समय है। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी बात खत्म करता। तो अच्छी बात है, मेरे पास समय है थोड़ा सा, तो हम चर्चा कर लेंगे। देखिए अभी एक मैसेज आया था, वो किसी ने किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि टेट और सुपर टेट के अकॉर्डिंग। तो जरा हमें कोई बताइएगा अगर किसी को ये लग रहा हो कि हम आउट ऑफ जो है सिलेबस जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको संविधान की समझ लेनी है, संविधान पढ़ना है, उसके प्रश्न हल करने हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए एक तरफ से, तब आपका जो है दृष्टिकोण उस पर बनेगा और बाद में आपको भूलेगा नहीं। तो मैं इस कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपको संविधान कैसे शुरुआत हुआ, कैसे अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां क्या क्या, जहां का जैसे मैंने देखा है, जैसे कुछ लोगों से जो मिला हूं या पढ़ाया हूं कभी या पढ़ा हूं, तो उसमें ये होता है कि लोग पढ़ते तो रहते हैं कि अनुच्छेद रट लेंगे, ये रट लेंगे, वो रट लेंगे, लेकिन उसका सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरी अवधारणा नहीं बनी होती मस्तिष्क में। जब अवधारणा नहीं बनी होती है तो बीच से कोई प्रश्न आता है, हम बीच से कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं और फिर पता लगा वो फिर भूल जाता है और हमें पूरी अवधारणा की समझ हो जाती है। तो अनुच्छेद तो हम भूलते रहते हैं, अनुच्छेद तो भूलते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं तो हमारा गलत नहीं होता। तो मैं यही इसीलिए सोच रहा था कि जो शुरुआत में भले थोड़ा सा धीमा चल रहा है, लेकिन जो भी जुड़े जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको ये समझ आ जाए कि किस तरह से संविधान का विकास हुआ और संविधान में क्या क्या कैसे रखा गया। चलिए उनका भी सुझाव सराखों पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होगी। अब हम करें राज्यों का विकास। जैसे हम कुछ चीजें जानते हैं लेकिन बाद में ऐसे हल्के में पढ़ लेते हैं, गहराई से नहीं उसको उतर पाते तो फिर भूल जाता है। जैसे अब हम बता रहे हैं कि राज्यों का विकास हमारे यहाँ कैसे कैसे हुआ। जैसे पांडिचेरी है जिसका नाम इस समय पुदुचेरी हो गया, नाम बहुत बदले हैं। उड़ीसा को ओडिशा बोला गया, असम को असोम बोला जाता है, कलकत्ता कोलकाता हो गया, बंगलोर बंगलुरु हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया और पांडिचेरी पुदुचेरी हो गया। तो पांडिचेरी का इतिहास है कि पांडिचेरी में 1954 में, देखिए हमने बताया था कि कुछ राज्य जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हमारे देश का हिस्सा नहीं थे, वो अधिग्रहित किए गए हैं बाद में। जैसे पांडिचेरी है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, सिक्किम, ये हमारे यहाँ पहले से नहीं थे। तो पांडिचेरी कब बना, मैं इस पे आना चाह रहा था कि 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंपा था। फ्रांसीसी वहां पे हावी थे, सबल थे पांडिचेरी में,
और आप जब उसमें एंग्लो फ्रेंच संघर्ष पढ़ेंगे जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो देखेंगे कि फ्रांसीसी वहां पर डुप्ले वगैरह का नाम आता है, तो हम वहां नहीं जाना चाह रहे हैं अभी। तो 1954 में इसे भारत को सौंपा, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र होता है तो उस समय फ्रांसीसियों का उस पर कब्जा था, वहां शासन था। ये जब 54 में फ्रांस ने इसको सौंप दिया, समझौता हुआ, इसको सौंपने के लिए फ्रांस में एक वहां पर हमारा दूतावास बनाया गया था उनसे समझौता करने के लिए, बड़े मतलब बातें हुई। इसके बाद तो भारत वार्ता के बाद 1954 में फ्रांस ने सौंपा इसे, और 54 से 62 तक ये अधिगृहित क्षेत्र की तरह यहाँ प्रशासन चलता रहा। हमने अनुच्छेद 1 में वही चर्चा किया था कि कौन कौन से राज्य भारत के संघ में होंगे, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र और अधिगृहित क्षेत्र जो होंगे, सरकार द्वारा जो अधिगृहित किए जाएंगे, तो वो भी भारत के संघ के साथ रहेंगे। तो वो जब अधिगृहित कर लिया गया तो वो भी पार्ट ऑफ यूनियन हो गया भारत का। तो 1962 में इसे 14वें संशोधन द्वारा संघ शासित प्रदेश बना दिया गया 1962 में, यानी कि 54 में तो फ्रांसीसियों ने भारत को सौंपा, अधिकृत क्षेत्र के रूप तक में प्रशासित होता रहा, और 62 में ये संघ शासित प्रदेश बना। अब हम एक चीज और बताएंगे आपको, उस समय चंद्रनगर भी सौंपा गया था, चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आज के पांडिचेरी यानी पुदुचेरी जिले में, पुदुचेरी स्टेट में कितने राज्य हैं, सॉरी जिले हैं, बताइएगा कोई? पढ़े होंगे आप लोग, जो भी उत्तर देना चाहें अपना ऑडियो ऑन करके बताएं पांडिचेरी के बारे में। और दूसरी बात में, पांडिचेरी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में समानता है किस मामले में? दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो चंडीगढ़ भी तो केंद्र शासित है, दो ही समान क्यों हुए? लेकिन चंडीगढ़ उसमें समान नहीं आता, अंडमान निकोबार नहीं आता। यहाँ दोनों में जो है विधानसभा का गठन हुआ है। जी जी बिल्कुल सही है कि दोनों में विधानसभाएं हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, मंत्रिपरिषद है, इसके बावजूद वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भी कोई स्टेट है ऐसा आज की डेट में? जम्मू कश्मीर को भी विधानसभा वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अलग बात है कि वहां इस समय राष्ट्रपति शासन चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ तो उसमें लद्दाख को तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसको याद रखिएगा। अच्छा चलिए हम बताते हैं कि 4 जिले हैं पुदुचेरी में। पुदुचेरी में 4 जिले हैं, या नाम पुदुचेरी मेन, जिस नाम से स्टेट का नाम है, कराईकल और माहे। और ये विशेषता है, अगर कभी आप मैप देखेंगे तो ये 4 जिले 3 स्टेट के भूभाग में हैं, 3 राज्यों के भूभाग के अंदर हैं। आप एक जगह नहीं पा सकते। आप भारत का मैप अगर आप अपने दृष्टि में रखें तो मैं बताऊं, आंध्र प्रदेश के भौगोलिक सीमा के अंदर यानाम आता। आप किनारे कहीं देखेंगे मैप में तो आंध्र प्रदेश की बात, यानाम एक जिला, वो पुदुचेरी लिखा होगा वही आंध्र प्रदेश के बगल में। फिर इसके बाद मेन पुदुचेरी जो चेन्नई है उसके नीचे है जिला मेन पुदुचेरी, वो तमिलनाडु के भौगोलिक सीमा में है। फिर पुदुचेरी के नीचे है कराईकल, वो भी तमिलनाडु के भौगोलिक सीमा में है। इसके बाद आप माहे खोजेंगे तो केरल चले जाएंगे, आप बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में चले जाइए एकदम पश्चिम साइड में, तो वहां एक माहे जिला है, वो भी पुदुचेरी का हिस्सा है। और चूंकि वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था इसलिए फ्रांसीसियों ने जो सौंपा, तो अभी तक की व्यवस्था ऐसे ही चली आ रही। वो चारों जिले पुदुचेरी स्टेट के ऐसे ही प्रशासित हो रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें 4 जिले हैं। पूछता है माहे जो है किस क्षेत्र में, किस बॉर्डर पे है, तो वो आपको तमिलनाडु के भौगोलिक क्षेत्र, सॉरी माहे केरल के भौगोलिक क्षेत्र में, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु के भौगोलिक क्षेत्र से घिरा हुआ और यानाम आंध्र प्रदेश से घिरा। चलिए हम पुदुचेरी की बात हो गई, कैसे हमारे भारतीय भूभाग का हिस्सा बना। इसके बाद हम आते हैं दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली भी 1954 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ।
इसमें जहां तक जनता वहां की जागरूक होती है दादरा नगर हवेली की, और वहां से पुर्तगालियों को हटा देती है। और ये 1961 तक जनता द्वारा चुना गया प्रशासन, जनता जब वहां से हटाती है उनको, तो खुद एक आपस में जो है प्रशासन तय करके वहां का शासन किया जा रहा था 61 तक, 54 से 61 तक चलता रहा। इसके बाद 61 में इसको 10वां संविधान संशोधन द्वारा संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है दादरा नगर हवेली को। और गोवा, दमन और दीव की बात है। देखिए एक चीज है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे हमारे देश में और सबसे बाद में वही जाते। 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव को छोड़ा क्या, इनको भी पुलिस कार्यवाही द्वारा जो है भगाया गया। और आप ध्यान रखिए, ये भी अभी देखिए 3 स्टेट वहां भी थे ना जो विलय किए गए थे, तो गोवा और दमन दीव भी पुलिस कार्यवाही द्वारा जो है अधिकृत किया गया। पुलिस कार्यवाही करके उनको पुर्तगालियों को वहां से हटाया गया। और इसके साथ इसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा, दमन, दीव के लिए। और 62 में संघ शासित प्रदेश 12वां संशोधन द्वारा, और 1987 में पूर्ण राज्य बनता है गोवा। और दमन द्वीप को तो संघ शासित प्रदेश बनाए रखते हैं। आज के समय में गोवा, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली एक स्टेट हो गए। अब ये तो हो गई पुदुचेरी भारत का भाग कैसे बना, दादरा नगर हवेली कैसे बना, गोवा, दमन द्वीप कैसे बना। अब बहुत महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्ट प्रश्न इससे बहुत बार आते हैं, सिविल सर्विसेज में भी आते हैं और परीक्षाओं में भी आते हैं, सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो है भारत का भाग कैसे बनता है, तो सिक्किम में भारत का भाग बनने की बात आती है 1947 तक यहाँ पे चोग्याल शासक थे। 1947 तक जो है 47 नहीं 74 चोग्याल शासक भारत। ये सिक्किम क्या था, ये हमारा शरणागत क्षेत्र था, मतलब जब सिक्किम जुड़ा था हमारे अधीन, जैसे कहते संरक्षित क्षेत्र, जैसे इसका रक्षा मामला, विदेशी मामला और संचार का मामला जो है ये तीनों भारत के थे और बाकी चोग्याल शासक वहां शासन कर रहे थे। तो 35वां वहां पे चुनाव होता है कांग्रेस का। तो जैसे कांग्रेस वहां जैसे उस स्टेट में कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस में मतलब 74 में चुनाव होते हैं और सिक्किम कांग्रेस को बहुमत मिलता है। जब कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया वहां पे कि भारत का सहराज्य बना दिया जाए, सिक्किम को अलग क्यों रखा गया। तो प्रश्न पे आते हैं कि किस तरह से प्रश्न बनता। फिर 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सहराज्य बनाया गया, ये एक सिक्किम भारत का सहराज्य बना। और फिर जनमत संग्रह कर लिया गया अगले साल, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो ऐसे बनाया जाता है कि सिक्किम भारत का संघ का हिस्सा कब बना, तो 36वां संशोधन 75, 36वां 35वां संशोधन ही महत्वपूर्ण है, सन भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों इसी तरह से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये हो गई आपकी बात। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में हम फिर चर्चा करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ, जब जो है धारा 370 हटी, कोई बताइएगा डेट बताइएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट घटना है, डेट महत्वपूर्ण है। हेलो, हाँ बताइए। 5 अगस्त सन 19 में 5 अगस्त, हाँ 5 अगस्त 2019 को जो ये जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य बनाए गए। और 5 अगस्त 2019 की बात है, बिल्कुल सही है, ये घटना आनी चाहिए, मतलब आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि लेटेस्ट बातें हैं। तो ये हो गया आपके राज्यों की बातें। राज्यों में आप याद रखिएगा कि राज्यों का फिर इसके बाद मतलब नए नए राज्य बने, कुछ राज्यों को मिला करके। जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं भैया आवाज आपकी आ रही है।
नेटवर्क प्रॉब्लम में कोई होंगे, इसमें अलग चीज है। अब देखिए रामाश्रय जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। प्रेम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। नमस्कार सर। भैया आपकी आवाज आ रही है क्लियर? कोई चलें। आवाज में कोई नेटवर्क किसी क्या कमजोर होगा तो वहां आवाज नहीं आ रही है। तो राज्यों का निर्माण वर्ष वैसे किताबों में दिया होगा, आप लोग मतलब जरूर ध्यान दीजिएगा कि राज्यों का निर्माण, जैसे आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना। इसके बाद जो है राज्यों का बंटवारा होता रहता है कि महाराष्ट्र और गुजरात। प्रश्न ऐसे ही पूछता है, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि इस राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बता दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, किताबों में होगा, जो किताबें होंगी देख लीजिए। नागालैंड 63 में, हरियाणा 66 में, 1966 चल रहा सब। हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में। हमने बताया ना भाई 1975 36वां संविधान संशोधन सिक्किम का प्रश्न पूछता, अगर सह राज्य पूछ देगा तो भाई 74 35वां संशोधन। और अगर पूर्ण राज्य की बात सीधे पूछा कि कब भारत संघ का हिस्सा बना तो 36वां संशोधन 75 ही बताएंगे। मिजोरम और अरुणाचल गोवा 87 में, और छत्तीसगढ़। देखिए गोवा में इसलिए बता रहा हूं कि आप यार सोचेंगे कि 61 में तो पुलिस कार्यवाही द्वारा इसको अधिगृहित किया गया, तो इसको बता रहे हैं कि गोवा की स्थापना हुई थी 87 में, तो 62 में संघ शासित प्रदेश घोषित किया जाता है, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बनेगा। अगर प्रश्न ये आता है कि गोवा राज्य कब बना तो आप 87 ही बताएंगे। जब प्रश्न अलग से पूछा जाएगा कि भारत संघ में शामिल कब किया गया, तब बताएंगे हम कि संघ शासित प्रदेश 61 में बना था या अधिगृहित किया गया था 61 में ऑपरेशन विजय द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक साथ ये भी बने थे 2000 में। तेलंगाना सबसे बाद में बना था 2014 में। इसके अलावा भारत के बारे में बात करें तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें भी हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं सिर्फ चर्चा कर दे रहा हूं कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। मुख्यालय इनके है, उत्तर का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मध्य का इलाहाबाद में, हमारा उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, दक्षिण चेन्नई है, पूर्वी में कोलकाता मुख्यालय है और पश्चिम का मुंबई मुख्यालय है। इसके मतलब ये इतनी बातें हो गई। और दिल्ली के बारे में एक चीज और बताना है कि 69वां संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बार बार आप न्यूज पे सुनते हैं दिल्ली एनसीआर में कोहरा बहुत घना हो गया, दिल्ली एनसीआर ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसका 1991 में 69वां संशोधन आ रही जी, बताइए प्रेम प्रकाश जी। प्रेम जी आपकी आवाज पहुंच रही है? हाँ, प्रेम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रेम प्रकाश जी, मैं बात कर लेता हूं उनसे, आप उनसे जो है कि आप क्लास स्टार्ट करिए, मैं बात करता हूं उनसे। आवश्यकता होती है वहां सब में सुधार किया जाता है ना। तो मान लीजिए कि हमारे प्रथम अनुसूची में आज की डेट में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश होंगे, है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये इसको हमें अपडेट होना चाहिए। ये चीजें हैं, जहां भी आपकी किताबों में लिखा होगा उसको सही कर लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं कि अब आपको प्रश्न ऐसे नहीं पूछा कितने राज्य, ऐसे पूछे प्रथम अनुसूची में क्या है, तो संघ और उसके राज्यों का उल्लेख, ठीक है ना? प्रथम अनुसूची में है संघ और उसके राज्यों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? पेंशन भत्ता है, वेतन। तो इसमें जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सीएजी हैं आपके, इन सबके पेंशन वेतन भत्ते की बात की गई है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ मंत्रियों का, उच्चतम एवं न्यायालय के न्यायाधीशों का, इन सबका क्या होगा?
शपथ होगा। शपथ होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी होना चाहिए। है तो बताइए कोई। सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं होता है, वो निर्वाचित किए जाते हैं। नहीं, निर्वाचित करने से बात नहीं है, शपथ तो लेते हैं ना। निर्वाचित तो सब होते हैं, आपके प्रधानमंत्री भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं, तो शपथ तो वो भी लेते हैं। जैसे आपकी संविधान की जो है तृतीय जी, हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। सुनील कुमार मौर्य मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाह रहे हैं और आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। तो मैं समझ रहा हूं कि आप सही आंसर ही दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूं बाकी लोगों के लिए कि शपथ के जो प्रारूप दिए गए हैं ये अनुसूची 3 में है, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शपथ तो लेते हैं, लेकिन उनके शपथ का प्रारूप इसमें अनुसूची 3 में नहीं दिया हुआ। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, 3 ऐसे लोग हैं जिनके शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में नहीं है। याद कर लीजिएगा आप लोग। जिनको आवाज मेरी आ रही है ना क्लियर? जी भैया। सर आ रही। तो आप लोग नोट करिएगा कि इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159। ये नोट कर लीजिए ऐसे। इसका मतलब कि जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में, उसी समय अनुच्छेद 60 भी आता है और बताता है कि राष्ट्रपति के ये शपथ का प्रारूप है। जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं उसी समय उसी भाग में 69 में दे दिया गया उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप। और राज्यपाल का जब चर्चा हम करते हैं तो 159 में शपथ का प्रारूप। तो ये याद रखिए, शपथ तो वहां है। जब सीधे बात आएगी अनुच्छेद 3 में क्या है तो शपथ, लेकिन 3 लोग शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, वो संविधान में उसी स्थान पे है जहां इनके बारे में कहा गया। बात स्पष्ट हो गई होगी। अब अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या है तो अनुसूची 4 में है, मेरे पास 10 मिनट और है, मैं सोच रहा हूं अनुसूचियां खत्म कर दूं आज। अनुसूची 4 में है संघ राज्यों का संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं का प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इस तरह से जानिए कि इस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलनी है, इसके बारे में चौथी अनुसूची बताता है। 5वीं अनुसूची बताते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण किस तरह से होता है। तो अब अनुसूचित क्षेत्र मतलब जो हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र हैं, उनकी विशेष पहचान है, उनकी विशेष संस्कृति है, उनकी विशेष कहते हैं कि कुछ प्रथाएं परंपराएं हैं, उनको जीवित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं कि इन क्षेत्रों का विशेष प्रशासन होगा। और खास करके पूर्वोत्तर में इस तरह की परिषदें गठित की गई हैं, उस पर बात होगी। और ये 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में अब यहाँ पे दे दिया 5वीं अनुसूची में तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति बोल दिया, लेकिन 6वीं अनुसूची में 4 राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में जनजाति प्रशासन के बारे में कहा गया। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न ऐसे ही आता है। आपको 6वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, उसका 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है, तो उसमें से आपको एक राज्य इसमें से करके पूर्वोत्तर का कोई और राज्य दे देगा, आपको मणिपुर दे देगा। तो आपको एक कोड मैंने बोल दे रहा हूं, जैसे अमे मित्र लिख लीजिएगा कोई, 6वीं अनुसूची अमे मित्र, तो आपको 4 राज्य एक बार में मिल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अमे मित्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तो आपको एक ही शब्द में आ गए।
महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता। भारतीय अनुसूची है केंद्र एवं राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। सही कहा आपने, सीटों का नहीं, शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा, ये अब मैं यही पूछ लूंगा कि ये शक्तियों का बंटवारा किस देश के संविधान से लिया गया? शक्तियों को हाँ। हेलो, ये कनाडा से लिया गया। कनाडा से सर, कनाडा से। जी जी, कनाडा से लिया गया है। हाँ, 7वीं हो गई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात की जा रही है। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची क्या है? महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 8वीं 7वीं सब है महत्वपूर्ण, तो पूरी 12 आपको याद ही करनी है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जब संविधान लागू होता है तब 8वीं अनुसूची थी, और जब लागू होता है तो 8वीं अनुसूची थी उस समय। इस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। हाँ, 22 भाषाएं हैं। लेकिन क्या जब संविधान लागू हुआ तब भी थी इतनी? 14। इसमें एक चीज मैं भैया चाह रहा हूँ। हाँ, बताइए। कि जो लोग एक किताब लेके बैठे हुए हैं, अगर किताब लेके बैठेंगे तो उनका ध्यान आपकी बातों पर कम रहेगा, किताब पर ज्यादा रहेगा। इसलिए अजीत से निवेदन है कि किताब लेके ना बैठे, कॉपी लेके बैठे वहां पे, ताकि बाकी चीजों को नोट करते जाएं वहां से। अगर आप किताब लेके बैठेंगे पूरा ध्यान आपका किताब पर रहेगा और वहां से प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसलिए सभी लोग जो इस तरह से बैठे हुए हैं उनका जो क्लास चल रहा है उसका लाभ कम से कम मिलेगा उनको। कॉपी लेके बैठे हैं आप वहां पे, किताब का इस्तेमाल तभी करें जब विशेष परिस्थिति कोई आए वहां पे। क्योंकि स्व अनुशासन की बात है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तो मेरा काम आपको बताना है। ये स्व अनुशासन है, किसको कहाँ से क्या लाभ मिल रहा है, खैर आपकी बातचीत है। ठीक, कंसेंट्रेशन होना चाहिए, कंसेंट्रेट होना चाहिए, चाहे जैसे हो, जैसे कर पा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि जब संविधान हुआ तो समझ। और भैया कुछ समय मैं लेना चाह रहा यहाँ से हूँ सभी लोगों का, क्योंकि अगली क्लास आपकी जो स्टार्ट होने वाली उसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो सकता है। कुछ लोग जुड़ ना पाए उसे जानकारी के अभाव में। और वो क्लास आपकी जूम और मीट से स्टार्ट नहीं होने वाली है। आपके अगले अध्यापक आपके रामकृष्ण मौर्य जी हैं, जो संस्कृत के अच्छे अध्यापक हैं, नए अंग्रेजी के, इंग्लिश के हैं। और आपको फतेहपुर से फिलहाल हैं तो अम्बेडकर नगर के, लेकिन फतेहपुर में आप इसमें अध्यापक हैं और वहां से आपको क्लास लेने वाले हैं, लाइव क्लास। और वो क्लास हमारा MKS एजुकेशन हब जो ऐप है उसके द्वारा चलेगा। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर जिन्होंने अभी तक इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है या इंस्टॉल किए हुए हैं तो उनके साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कैसे जुड़ें, क्या करें, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर जिसने भी ऐप को इंस्टॉल किया है, बाकी प्रक्रिया को पूरी किया है, पहले उसमें नंबर आपका मांगेगा, पुनः उसमें OTP आएगा, नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, वहां से आपका जीमेल और बाकी चीजें नाम मांगेगा, पूरा करेगा उसको। उसके बाद आपका एक आवेदन आ जाता है हमारे पास MKS एजुकेशन हब पर। अब आपको ग्रुप में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आप ग्रुप के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद आपको ग्रुप के अंदर की सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती है, उसमें वीडियो क्या है, अनाउंसमेंट क्या है, सारी चीजें आपको दिखती वहां पे। ये तो हो गई व्यवस्था, लेकिन क्लास को जोड़ेंगे कैसे आप? इसके लिए जिन्होंने ऐप इंस्टॉल किया होगा उस ऐप पे जब क्लिक करेंगे आप तो सबसे बाएं साइड में आपको होम दिखेगा वहां पे। उसके बगल में ही उसके दाएं साइड में आपको मिलेगा बैच।
आप बैच पे क्लिक करेंगे तो सभी लोगों के मोबाइल में इसमें यूपीटेट सीटेट का जो बैच बना है वही आपके ऐड है, तो आपको वह बैच खुल जाएगा वहां पे। उस बैच को खुलने के बाद जब बैच आपका खुल जाएगा तो पुनः नीचे चले आएंगे आप, और नीचे आएंगे तो आपको वहां दो ऑप्शन मिलेंगे। एक क्लास लेने के लिए एक आपको मिलेगा गो लाइव, और नीचे मिलेगा, उसके नीचे और आएंगे आप, वहां मिलेगा आपको जूम बाय जूम। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आपको वहां पहुंच जाएंगे आप, वहां पे आपको मैसेज मिला होगा, उस मैसेज के लिंक से भी जुड़ सकते हैं आप हैं। मैसेज सब जो भी लोग लिंक हुए हैं इस ऐप के द्वारा उनके पास एक मैसेज गया होगा, उस लिंक के द्वारा भी जुड़ सकते हैं आप हैं। अगर वो लिंक नहीं मिला है तो आप सीधे ऐप पर पहुंच करके नीचे जो जूम का ऑप्शन आएगा, अभी तो रामब्रिज जी क्लास लाइव वाली होने वाली है गो लाइव पे, तो गो लाइव पे जब जाएंगे तो वहां पे ज्वाइन ऑप्शन एक आएगा, हरे रंग में दिखेगा आपको वहां पे, तो गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे कक्षा में पहुंच जाएंगे वहां से। उसके लिए आपको अलग से कहीं लिंक पेस्ट लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, या तो आपको मैसेज मिला होगा उससे लिंक हो जाएंगे सीधे आप। अगर वहां से लिंक नहीं हो पा रहे हैं तो आप ऐप पर जाकर के बैच पे क्लिक करेंगे। बैच के बाद आपको नीचे चले जाएंगे, घुसकाते हुए अपने ऊपर करते जाए, नीचे चले जाएंगे आप। नीचे आने के बाद आपको गो लाइव पे जाकर के आपको जहां ज्वाइन ऑप्शन हरे रंग में दिखेगा आप दाएं साइड में उसको क्लिक करेंगे और उसके द्वारा आप सीधे कक्षा में पहुंच जाएंगे। और अगली कक्षा इसके बाद जो स्टार्ट होगी वो उसी के नीचे जूम दिखेगा आपको, और वो कक्षा मेरी रहेगी या माला जुड़ेंगी वहां से, तो जूम पे वहां पे पहुंचेंगे, उसके बगल में भी वही ज्वाइन आपका ज्वाइन लिखेगा वहां पे। जब क्लास हम स्टार्ट कर देंगे यहां से तो वहां ज्वाइन लिखेगा, तो उसको क्लिक करके आप मेरी कक्षा में पहुंच जाएंगे सीधे। और जूम को चलाने के लिए आपके मोबाइल में जो आपके जो इस ऐप को चलाने के लिए, मैं अगर क्लास आपके जूम से हो रही अगर है, आपके मोबाइल में ऑलरेडी जूम ऐप भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक एमकेएस एजुकेशन हब इंस्टॉल कर लिया, जूम इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो आप लोग दोनों इंस्टॉल कर लेंगे। आप जो ही इस पे क्लिक करेंगे सीधे आपको जूम में क्लास जाकर खोल देगा। एक तो लाइव वाला क्लास के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, किसी ऐप की आवश्यकता नहीं उसमें है, एमकेएस ही पर्याप्त है, एमकेएस एजुकेशन हब। लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप वहां से क्लास रामब्रिज जी क्लास जुड़ जाएंगे, और नीचे वाली कक्षा पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है जूम पे क्लिक करेंगे, सीधे आप हमसे जुड़ जाएंगे। टाइम आपका वही है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रामब्रिज जी आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। और पुनः 5 मिनट और मिलेगा? हाँ भैया बता दीजिए, आगे बोलिए अब। हाँ 4-5 मिनट मिले तो मैं इसको क्लोज करूँ। हाँ भैया चलिए भैया, हाँ ठीक भैया, ठीक। तो 8वीं अनुसूची की बात हम कर रहे थे। 8वीं अनुसूची में शुरू में 14 भाषाएं थी, बाद में 22 भाषाएं संशोधन के द्वारा जुड़ी हैं। तो याद रखिए कि ये संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषाएं हैं। तो कौन कौन भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, यह प्रश्न आ सकता है। तो 21वां संशोधन 1967, आप लिखिएगा, नोट करिए, किताबों में आप खोज भी लेंगे। 21वां संशोधन 67 में एक भाषा जोड़ी गई है, सिंधी। और जो 71वां संशोधन 1992 में आपको जोड़ी गई है। आप एक शब्द में लिख सकते हैं, नेमको माने नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ऐसे लिख देंगे। 71वां संशोधन 92 में नेमको जोड़ी गई है, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। और 92वां संशोधन 2003 में जोड़ी गई 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिनको आप एक शब्द में लिखिए, संडो मैबो, यानी संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो। 4 भाषाएं हैं, संडो मैबो। आपको भूलेगा नहीं अगर इस तरह से आप नोट कर लेंगे। तो कौन सी कब जोड़ी गई है या कौन सी बाद में जोड़ी गई, तो ये आपकी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं है। और हम आते हैं 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई है। ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियां इसमें है कि जैसे कहा गया कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई मामला डाल दिया जाए तो फिर उस पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। बाद में थोड़ा सा संशोधन हुआ कि भैया अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसमें उच्चतम न्यायालय इसकी समीक्षा करेगा। तो हमारा प्रश्न सीधे आता है, इसमें बहुत गहराई से प्रश्न नहीं आता कि 9वीं अनुसूची में है क्या। तो 9वीं अनुसूची में है भूमि अधिग्रहण से संबंधित, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, जो पहले अनुसूची में
सॉरी पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब आते हैं 10वां। द अपने आप में द है, 10वां में द है, तो 10वां में दल बदल है। द से द मिला दीजिए तो दल बदल नहीं भूलेगा। 85 में 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संशोधन द्वारा। दल बदल से संबंधित प्रावधान है। और 11वीं और 12वीं जी 11वीं और 12वीं है, आखिरी अनुसूचियां हैं दोनों, लास्ट वाली। तो 11वीं 12वीं बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी उल्लेख हो रहा है। जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे, अभी कल बता दूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था को नहीं बताया जाएगा आगे अगले सुनो का नागरिकता से। पंचायती राज व्यवस्था से कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है जहां से प्रश्न न आता हो। कभी भी कोई भी छोटी से बड़ी व्यवस्था, अगर 2-3 प्रश्न हैं संविधान के, तो 3 में एक तो पंचायती राज व्यवस्था से होता है, एक मूल अधिकार से होता है। ये तो आपका श्योर है, 2 चीजें, पंचायती राज व्यवस्था और मूल अधिकार। तो 11वीं अनुसूची में जो 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में किए गए, उसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया। और 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 93 द्वारा जो नगर निकाय की बात, स्थानीय स्वशासन जो नगर निकाय की शहरी क्षेत्रों की बात की गई है, उनके 18 विषय शामिल किए गए। तो ऐसे ही आपको सीधे सीधे बोल देता है कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज से संबंधित विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर निकाय से संबंधित विषय दिए गए हैं। ये आपकी 12 अनुसूचियां हैं। आपकी किताबों में दिया होगा, किताबों में तो सब कुछ दिया होता है, आपके मस्तिष्क में कितना होता है और आपके अभ्यास में कितना होता है, ये मायने रखता है। तो आप याद रखिए, सारी अनुसूचियां और सारे भाग आपको एक साथ याद होने चाहिए। और समय ओवर हो गया 3 मिनट जी भैया, और मैं समझता हूँ कि यह मेरा टॉपिक भी पूरा हुआ। और जितना भी बातें आज बताए गए, मैं इससे प्रश्न जरूर कल पूछूंगा। और पीछे भी कुछ लोग जरूर जुड़े होंगे बाद में। तो मैं समझता हूँ कि अगले क्लास के लिए आप सबको शुभकामनाएं।